हेलो एवरीवन, फिर से इंटरेस्टिंग ड्रामा ले आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारे इस कहानी के हीरो के साथ, जिसका नाम यीफान है। वो हमें बता रहा होता है कि आज उसका डैडी बनने का पहला दिन है और सामने जो तूफान जैसी हरकतें करते हुए लड़की घूम रही है, ये उसकी बेटी शाओया है। और यीफान का आज पहला दिन है अपनी बेटी को डैडी बन के पूरा दिन संभालने का। और सिर्फ पहला दिन ही नहीं बल्कि पहला घंटा भी है। पर इस एक घंटे में ही शाओया ने यीफान को इतना तंग कर दी होती है कि वो बेचारा परेशान हो चुका होता है। फिर इसी के साथ ही कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड को, जिसका नाम वैन है। वो अपनी कंपनी की डायरेक्टर है और अभी वो बहुत ही गुस्सा हो रही होती है क्योंकि एम्प्लॉयज ठीक से काम नहीं कर रहे होते। और इसे देखकर कुछ एम्प्लॉयज आपस में बातें करने लगते हैं कि 9 मंथ प्रेग्नेंट होने की हालत में भी वो काम कर रही है। सच में वो कितनी ऑसम और वर्कोहॉलिक है। अब तभी यहाँ पर वैन वर्कर से कहती है कि वो टेबल वहाँ पे नहीं रखना है और वो खुद भी हेल्प कराने लग जाती है। पर तभी टेबल इसकी पेट पे लग जाता है और इसे पेन होने लगता है, इसलिए एम्प्लॉयज इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। दूसरी तरफ हम यीफान को देखते हैं जो कि कंपनी का सीईओ है। यहाँ पर वो अपना काम ही कर रहा होता है कि इसे हॉस्पिटल से कॉल आती है कि इसकी वाइफ का डिलीवरी टाइम हो गया है। यीफान यहाँ जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचता है और डॉक्टर से पूछने लगता है कि मेरी वाइफ वैन कैसी है। तो डॉक्टर बताता है कि आपकी वाइफ को बेटी हुई है जो कि बहुत ही हेल्दी है, लेकिन आपकी वाइफ की कंडीशन अभी ठीक नहीं है। एक तो आज इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया लेकिन उनकी जान तो बच गई, पर अब क्योंकि आपकी वाइफ की कंडीशन ठीक नहीं है इसलिए अब से वो काम नहीं कर सकती। फिर इसी के साथ ही 5 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि ये फाना भी अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और वो वैन से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था और वो इसे एक स्किन केयर प्रोडक्ट दे रहा होता है, जिसे देखकर वैन पूछती है कि आखिर इसकी क्या जरूरत थी। तो यीफान कहता है कि तुमने मुझे बताई थी ना कि तुम्हारी स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो रही है और लूज हो रही है। तो वैन कहती है वैसे भी मैं पूरा दिन घर में रहती हूँ और मुझे कहीं बाहर जाना ही नहीं पड़ता। तो यीफान से कहता है कि आखिर इसने कहा कि घर पे रहकर तुम ड्रेस अप नहीं हो सकती हो। देखो मैं नहीं जानता, तुम्हें इस स्किन केयर प्रोडक्ट को यूज करना ही होगा। तो वैन मान जाती है और फिर इसे गिफ्ट देने के बाद यीफान इसे गुड बाय किस देकर अपने काम के लिए निकल जाता है। फिर उसके जाने के बाद वैन अपनी बेटी शाया को खाना खिला रही होती है और तभी वैन को यीफान का कॉल आता है। वो इसे बताता है कि मैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग की वीडियो मटेरियल घर पर ही भूल गया हूँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या तुम मुझे वो जल्दी से ला के दे सकती हो। तो वैन मान जाती है और फिर उसके बाद वो फाइल लेकर कंपनी पहुंचती है, पर सिक्योरिटी गार्ड इसे अंदर नहीं जाने देता। वैन इसे बताती है कि मेरा हस्बैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गया है और उसके लिए डॉक्यूमेंट बहुत ही जरूरी है, इसलिए मुझे अंदर जाने दे दो। पर ये गार्ड नहीं मानता और वैन इसे मना रही होती है, इसलिए वो इसे ढकेल देता है। तभी यीफान बाहर आकर सिक्योरिटी गार्ड को चिल्लाता है। तो गार्ड पूछता है कि क्या ये सच में आपकी वाइफ है। तो यीफान कहता है कि हाँ, और ये यहाँ पर मुझे डॉक्यूमेंट देने आई थी, पर तुम इसे कैसे ट्रीट कर रहे थे। गार्ड इसे माफी मांगता है पर यीफान फिर भी इसमें गुस्सा करे जा रहा होता है। तो वैन इसे कहती है कि गुस्सा मत करो, अभी काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। फिर यीफान अपना चला जाता है और वैन देखती है कि शाओया यहाँ पर नहीं है। वो इसे सब जगह ढूंढने लग जाती है और फाइनली शाओया इसके आंखों के सामने से दिख जाती है, जो कि यहीं पर ही खेल रही थी। वैन उसकी तरफ आगे बढ़ती है पर तभी इसका पैर फिसल जाता है और ये यहीं पर ही गिर जाती है। तभी यहाँ पर इसे इसकी फ्रेंड जिया मिल जाती है, जो कि वैन को देखते के साथ ही पहचान लेती है। फिर ये दोनों ही एक रेस्टोरेंट जाकर साथ में बात करते हैं। वैन इसे कहती है कि हम दोनों को एक दूसरे से मिले हुए 2 से 3 साल हो चुके हैं। तो जिया कहती है कि हाँ, जब से तुमने जॉब छोड़ दी तब से हम मिले ही नहीं और उस टाइम पर तो तुम मेरी लीडर थी और मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखी हूँ। तो वैन कहती है कि फिर तो अब तो तुम्हारा प्रमोशन हो चुका होगा ना। तो जिया इसे बताती है कि मैंने भी कब कंपनी से रिजाइन कर दी थी और खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दी थी। और फिर जिया वैन को अपनी खुद की नई स्टार्ट की हुई कंपनी के बारे में बताने लगती है और ये भी कि वो भी वही स्किन केयर प्रोडक्ट के साथ काम कर रही है, जो कि अभी बहुत ही ज्यादा फेमस चल रहा है। वैन ये देखकर कह रही है कि ये प्रोडक्ट तो मैं भी यूज करती हूँ। और फिर वैन तो बड़ी खुश हो रही होती है कि जिया तुम तो बहुत ही अच्छी लाइफ जी रही हो। तो जिया इसे पूछती है कि वैसे अब तुम कहाँ पे काम कर रही हो। तो वैन इसे बताती है कि जॉब से रिजाइन देने के बाद मैं घर पे अपनी बेटी का ख्याल रखती हूँ। तो जिया इसे आइडिया देती है कि क्यों ना तुम मेरी कंपनी में काम करने आ जाओ। तो वैन इसे कहती है कि थैंक यू मुझे इतना अच्छा ऑफर देने के लिए, पर तुम तो जानती हो कि जॉब छोड़े हुए मुझे 2 से 3 साल हो चुके हैं, इसलिए अब मेरी काम की आदत छूट चुकी है, तो मैं वर्क प्लेस इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाऊंगी और अभी तो मेरी बच्ची भी इतनी छोटी है, तो इसे मेरी केयर की जरूरत है। फिर रात में हम देखते हैं कि यीफान घर पहुंचता है। यहाँ पर वैन तो टेबल क्लीन कर रही होती है और यीफान इसे बता रहा होता है कि आज मेरी स्पीच बहुत ही ज्यादा अच्छी गई और गेस्ट तो इतने खुश हो गए कि वो तुरंत ही मेरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मान गए। इसकी बातें सुनते हुए वैन को अपने पुराने दिन याद आ रहे होते हैं कि कैसे वो भी अपनी कंपनी में कितने अच्छे से काम करती थी और इजीली लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती थी, और आज उसके क्या दिन आ गए हैं कि वो घर पे बैठ के क्लीनिंग कर रही है।
अब तभी यहाँ पर वैन के मोबाइल में से मैसेज की आवाज़ आती है। तो वैन यीफान से कहती है कि तुम मेरा मोबाइल चेक करो कि किसका मैसेज आया है। फिर यीफान देखता है कि वैन को उसकी फ्रेंड जिया ने मैसेज करी होती है और वो वैन से कह रही होती है कि तुम जैसी टैलेंटेड लड़की अगर घर बैठ के अपना टैलेंट वेस्ट करोगी तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए क्यों ना तुम मेरे ऑफर को दोबारा सोच के देखो और मेरी कंपनी में काम करने आ जाओ। अब यीफान ये मैसेज पढ़ ही रहा होता है कि तभी वैन से पूछती है कि किसका मैसेज आया। तो यीफान से पूछता है कि क्या तुमने फिर से कंपनी में काम करने का सोच लियो। तो वैन से बताती है कि मैंने ऑलरेडी उसे मना कर चुकी हूँ और मैं काम करने नहीं जाऊंगी। तो यीफान से कहता है कि आखिर तुम काम करने के लिए क्यों नहीं जा रही हो। देखो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम्हें काम करना कितना ज़्यादा पसंद है। अगर शाओ के पैदा होते समय वो एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आज तुम काम कर रही होती, और अब क्योंकि तुम पहले से काफ़ी ठीक हो चुकी हो तो अगर तुम अपने करियर पे ध्यान देना चाहोगी तो तुम ज़रूर कर सकती हो। तो वैन कहती है कि लेकिन अगर मैं काम करने चली जाऊंगी तो शाओ का क्या होगा, शाओ का कोई ख्याल रखने वाला तो होना चाहिए। तो यीफान से कहता है कि किसने कहा कि शाओ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, मैं तो हूँ ना। फिर नेक्स्ट डे से यीफान और वैन सुबह उठते ही अपनी ड्यूटीज बदल चुके होते हैं। वैन अपना ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होती है और वो बहुत ही खुश होती है कि अब उसकी मम्मी वाली ड्यूटी खत्म हो गई। और दूसरी तरफ यीफान का फर्स्ट डे होता है घर पे रहकर डैडी बनने की ड्यूटी निभाने की। अब यहाँ पर वो किचन में कुकिंग करने जा ही रहा होता है कि तभी वैन चिल्लाते हुए इसके पास आती है और उसे बताती है कि उसे उसकी पुरानी वाली ड्रेस आ नहीं रही है जो हमेशा वो काम पे पहन के जाया करती थी। यीफान इसकी जिप लगाने में हेल्प करता है पर ये ड्रेस फिर भी फट जाती है। तो वैन के पास ऑप्शन नहीं बचता और उसे अपनी घर वाली ही ड्रेस पहननी पड़ती है ऑफिस जाने के लिए। और फिर ये तैयार होकर घर से निकलते हुए यीफान से कहती है कि अगर तुम्हें बच्चे को संभालने के लिए कोई भी चीज़ ना समझ आए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। और फिर दोनों ही एक दूसरे को गुड लक विश करते हैं कि वो लोग अपना अपना काम कर लेंगे। और फिर वैन को वो ऑफिस के लिए बहुत ही लेट हो रहा होता है और वो भागते हुए यहाँ से निकलती है। फिर इसके बाद वैन अपनी फ्रेंड जिया की कंपनी पहुंचती है और वो रिसेप्शनिस्ट को बताती है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। पर इसके कपड़े देखकर स्टाफ तो इसे क्लीनिंग लेडी समझ लेती है और कहती है कि तुम इतना लेट क्यों आई हो, हमारे कंपनी के गेस्ट अभी आते होंगे, तो ये लो तुम जल्दी से जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम को क्लीन करो। और वो इसे जल्दी से मॉप पकड़ा के चली जाती है। तभी यहाँ पर कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज को आता देखकर वैन इन लोग से अपनी फ्रेंड के बारे में पूछने जाती है, पर ये सभी भी इसे क्लीनिंग लेडी समझकर अपने पैकेट और ग्लास वगैरह देकर चले जाते हैं और वैन इन लोग को बता ही नहीं पाती कि वो यहाँ की नई एम्प्लॉई है। और दूसरी तरफ हम यहाँ यीफान को देखते हैं जो कि घर में बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग कर रहा होता है और वो गाने गा रहा होता है कि आज वो अपनी डैडी वाली ड्यूटी निभाएगा और घर को भी अच्छे से सजाएगा। तभी इतने में वैन को शाओ के उठने की आवाज आती है। वो जल्दी से उसके रूम में जाता है और कहता है कि तुम उठ गई, देखो अभी तुम रो मत, मम्मी काम पर गई है और आज मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब यहाँ यीफान अब बेबी को संभालने में लगा होता है और वैन दूसरी तरफ कंपनी में होती है। तभी यहाँ पर वैन की फ्रेंड जिया कंपनी में आती है अपने क्लाइंट को लेकर और वो स्टाफ से पूछती है कि क्या हमारी कंपनी की नई प्लानिंग डायरेक्टर अभी तक यहाँ पर आई नहीं। तभी इतने में वैन यहाँ पर स्टाफ से फिर से अपने बारे में बताने लगती है। तभी ये जिया को देखकर उसे कहती है कि फाइनली तुम यहाँ पर पहुंच गई, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम यहाँ पर नहीं आती तो मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूंगी। तभी वैन को देखकर जिया का क्लाइंट उसे पूछने लगता है कि क्या ये वही मार्केटिंग जीनियस है जिसकी तुम बात कर रही थी। तो जिया बहुत ही एम्बेरस फील करते हुए हाँ कहती है, पर क्लाइंट तो गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। और फिर जिया वैन से कहती है कि देखो मैं सच में तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ लेकिन तुम्हें भी थोड़ा चीयर अप होना पड़ेगा और वापस से पहले की तरह प्रोफेशनल रहना होगा। तो वैन से कहती है कि सॉरी, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। तो जिया कहती है कि वैसे तो मैं कंपनी का मेन प्रोजेक्ट तुम्हें संभालने के लिए देने वाली थी लेकिन अब इस बारे में मैं अच्छे से सोचूंगी और दूसरे एम्प्लॉयज को भी एक मौका दूंगी। और फिर जिया यहाँ से जाते हुए वैन को समझाती है कि उसे अपने लिए एक अच्छे कपड़े ले लेने चाहिए। फिर वैन अपसेट हो जाती है और वो यीफान को कॉल करती है और यीफान से पूछता है कि कंपनी में कुछ हुआ है क्या, तुम इतनी परेशान लग रही हो। तो वैन कहती है कि यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है और मैंने ये बोलने के लिए कॉल करी थी कि क्या शाओ ठीक है और तुम भी अच्छे से काम कर पा रहे हो। तो यीफान कहता है कि हाँ, शाओ बहुत ही अच्छी बच्ची है और मैं उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ, एक सुपर डैडी की तरह। और यीफान शाओ को समझा रहा होता है कि तुम स्लो आवाज करो, मैं मम्मी से बात कर रहा हूँ। और वैन इसे कॉल पे समझा रही होती है कि तुम शाओ को ज्यादा स्नैक्स मत देना और अगर वो तुम्हें ज्यादा तंग करे तभी उसे फोन देना, नहीं तो ऐसे फोन भी मत देना। तो यीफान से कहता है कि तुम इन सब की फिक्र मत करो, मैं घर पे अच्छे से संभाल लूंगा, तुम बस अच्छे से अपना काम करो, ठीक है। फिर कॉल रखते ही वैन अपसेट होकर अपना काम करने जाती है और यहाँ पर यीफान शाओ से परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसने सुबह उठते के साथ ही पूरे घर को गंदा कर चुकी थी और वो यीफान की बिल्कुल भी बात नहीं सुन रही होती है और मस्ती करे जा रही होती है। और फिर वो वैन के मेकअप रूम में आकर उसके स्किन केयर प्रोडक्ट को भी फेंकने वाली होती है। तभी यीफान जल्दी से जाकर उन सारी चीजों को कैच करता है पर इतने तक तो शाओ मानती नहीं है, वो परफ्यूम वगैरह को उसके सर पे गिरा देती है।
फिर यीफान बहुत ही परेशान हो जाता है और वो जल्दी से अपना मोबाइल लेकर वैन को मैसेज करने लगता है कि वाइफ मैं और नहीं सह पा रहा हूँ। पर फिर इसे ध्यान आता है और ये सोचता है कि अगर वैन को पता चल गया कि मैं घर पे सब चीजें अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ तो वो मेरे लिए परेशान हो जाएगी और ठीक से काम भी नहीं कर पाएगी। और आज तो बस उसका काम का पहला ही दिन है तो मुझे उसे ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। और फिर यीफान डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी शाओ को अच्छे से हैंडल कर लेगा और उसे दिखाएगा कि उसका डैडी कौन है। और फिर यीफान अपनी बेटी शाओ को शांत करने के लिए उसे मोबाइल में कार्टून दिखाने लगता है जो कि वो बड़ी खुशी से देखी जा रही होती है और ये इसे समझाता है कि मम्मी को बिल्कुल नहीं बताना कि मैंने तुम्हें मोबाइल में कार्टून देखने दिया। तो शाओ यीफान की बात मान जाती है। दूसरी तरफ वैन यहाँ मीटिंग में होती है और सभी एम्प्लॉयज यहाँ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, पर वैन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि उसने इतने सालों तक काम छोड़ी हुई थी तो ये काफी चीजें भूल चुकी थी। जिया सभी एम्प्लॉय से कहती है कि अभी यहाँ पर वैन नई नई आई है ना तो धीरे धीरे वो सीख लेगी। तो एक एम्प्लॉय कहता है कि बॉस आप ही कह रही थी कि मिस वैन अपनी पिछली कंपनी में मार्केटिंग जीनियस थी पर अभी से कुछ याद ही नहीं है, तो आखिर इतने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में हम इसे कैसे ले सकते हैं। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे पास टाइम भी बहुत ही कम है, इसलिए मुझे तो लगता है कि हमें इस प्रोजेक्ट में इसे इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहिए। तभी वैन की फ्रेंड जिया उसे इशारा करती है कि वो अपनी साइड लेकर कुछ बोले, पर वैन तो एकदम चुप होती है और वो अपनी फ्रेंड जिया की बात याद करती है कि उसने उसे प्रोफेशनल बनने बोली थी और वैन कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। तो सभी एम्प्लॉयज इसके ऊपर हंसने लगते हैं। पर फिर वैन फाइनली हिम्मत करके बोलती है कि वैसे तो मैं इस कंपनी में नहीं हूँ लेकिन मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में मैं एक्सपर्ट रह चुकी हूँ। हमारा काम है कि हमें हमारी ऑडियंस को हमारे प्रोडक्ट को पसंद करवाना है, तो इस वजह से मैंने इस प्रोजेक्ट पर काफी ध्यान दी और मैंने कुछ प्लान्स बनाई हूँ, आप लोग चेक कर लो। फिर वैन ने जो प्लान बनाई होती है वो जिया को काफी पसंद आता है और वो अपने सभी एम्प्लॉय से कहती है कि अब मैं इस बारे में अच्छे से सोच के डिसीजन लूंगी कि प्रोजेक्ट किसको हैंडल करने के लिए दिया जाए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैन अपने ऑफिस में होती है और वो इस बारे में सोच कर परेशान हो रही होती है कि उसकी फ्रेंड जिया किसे चुनेगी प्रोजेक्ट के लिए। तभी इतने में वैन के पास वही एम्प्लॉय आ जाता है जो कि इसे प्रोजेक्ट से निकालने की बात कर रहा था। वो इसे कहता है कि तुम सपने देखना बंद कर दो, ये कंपनी का मेन प्रोजेक्ट है और ये सिर्फ मुझे ही मिलेगा। तो वैन इसे कहती है कि बॉस ने अभी चुनी नहीं है कि वो प्रोजेक्ट किसे देने वाली है, तो बॉस के डिसीजन बताने से पहले तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये प्रोजेक्ट तुम्हें मिलेगा। तो ये कहता है कि देखो तुम्हारी कितनी एज हो चुकी है और तुम्हारे स्किन को ही देख के लग रहा है कि तुम इतनी ओल्ड हो, तो तुम ही सोचो कि एक स्किन केयर प्रोडक्ट का प्रोजेक्ट तुम्हें कैसे मिल सकता है। तुम्हारे लिए तो ये अच्छा होगा कि तुम घर जाकर अपने बच्चे को संभालो। तो वैनी से कहती है कि लगता है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें पाली नहीं थी इसलिए तुम इतने अनएजुकेटेड हो। तभी इतने में यहाँ पर जिया आ जाती है और वो कहती है कि मैंने तुम दोनों के प्रोजेक्ट प्रपोजल को अच्छे से चेक करी और मुझे लगता है कि वैन का प्रपोजल सबसे ज्यादा अच्छा था और तुम्हारा भी ठीक था पर वैन के मुकाबले में नहीं, इसलिए मैंने डिसाइड करी हूँ कि ये प्रोजेक्ट वैन हैंडल करेगी। फिर वैन तो ये सुन के खुश हो जाती है और कहती है कि मैं अच्छे से मेहनत करूंगी। फिर जिया के जाने के बाद ये एम्प्लॉय वैन से कहता है कि तुम्हें इतना भी ज्यादा अपने ऊपर प्राउड फील करने की जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि तुम इतने फेमस ब्रांड का प्रोजेक्ट अच्छे से हैंडल कर ही नहीं पाओगी और फिर तुम्हें एक दिन इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाएगा और ये हम देख लेंगे, ऐसा बोलकर ये चला जाता है। फिर वैन अपना काम करने बैठती है और वो अपनी स्किन को लेकर अपसेट होती है। फिर हम देखते हैं कि वैन जब घर पहुंचती है तो यीफान इसका वेलकम करता है और बताता है कि मैंने कब से डिनर बना के रखा हूँ। तो वैन शॉक होती है कि तुमने कुकिंग भी कर ली है। तो यीफान कहता है कि हाँ, और वो जल्दी से इसे बैठा कर सारी डिशेस दिखाता है और पीछे से शेफ और मेड को इशारा करता है कि वो लोग जल्दी से यहाँ से भाग जाए। पर वैन तो ये सारी डिशेस देखकर शॉक होती है और पूछती है कि क्या तुमने सच में ये सारा खुद पकाए हो। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने ही किया हूँ, अगर मैं नहीं करूंगा तो ये सब कौन करेगा। और फिर उसे कहता है कि वाइफ जल्दी से टेस्ट करो और बताओ कि तुम्हारे हस्बैंड की कुकिंग कैसी है। और ऐसा बोलते हुए ये पीछे चेक करता है कि मेड्स जा चुकी है और वो इसे कहता है कि मैंने बाकी चीजें भी अच्छे से सेट कर चुका हूँ, तुम्हें खाना खाने के बाद बस नहाने जाना है और फिर ये स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करके अच्छे से तुम सो जाना। तो वैनिसी कहती है कि मुझे तो लगा था कि आज तुम्हारा जब डैडी बनने का पहला दिन है तो तुम अच्छे से नहीं कर पाओगे, पर मैं तो क्या देख रही हूँ कि तुमने तो सारा काम अच्छे से संभाल लिए। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स ये सब मेरे लिए बहुत ही इजी था। और फिर वो वैन से पूछता है कि वैसे तुम आज इतने दिनों बाद काम करने गई थी तो क्या तुम अच्छे से काम कर पाई। तो वैन कहती है कि ऑफ कोर्स तुम तो जानते ही हो ना कि मैं पुराने टाइम की मार्केटिंग क्वीन रह चुकी हूँ। और फिर वैन अपनी बेटी शाओ से पूछने लगती है कि तुमने आज अच्छे से बिहेव करी थी कि नहीं और डैडी को ज्यादा परेशान तो नहीं करी थी। तभी यीफान जल्दी से कहता है कि हाँ, इसने बहुत ही अच्छे से बिहेव करी। तभी शाओ वैन को बताती है कि मैंने तो क्लीनिंग लेडी की भी हेल्प की। ये सुनकर वैन समझ जाती है और फिर वो यीफान की तरफ देखने लगती है तो वो इधर उधर देख रहा होता है। वैन इसे पूछती है कि तुम तो कह रहे थे कि तुमने सारा काम अकेले करे, तो आखिर शाओ क्या बात कर रही है क्लीनिंग लेडी की। तो यीफान रोते हुए बताने लग जाता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था,
मुझे नहीं पता था कि तुम्हें रोज घर में इतना ज्यादा काम करना पड़ता है। और हमारी बेटी शाओ मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही थी और इसने तो बस मेरे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करी। और सॉरी, मैं इतना बड़ा फूल हूँ, मैंने कोई भी काम नहीं कर पाया। फिर वैन भी इसे हक करके बताने लगती है कि मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ। वहाँ कंपनी में बहुत सारी चीजें थी जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी और कुछ लोग तो मुझे परेशान भी कर रहे थे और आज से ज्यादा गुस्सा तो मुझे पहले कभी नहीं आया। ये सुन के यीफान कहता है कि क्या तुम्हारा काम भी अच्छा नहीं गया? फिर तो कितनी अच्छी बात है। तो इसे हंसता हुआ देखकर वैन इसे देखने लगती है। तो ये कहता है कि मेरा मतलब है कि मुझे लगा था कि मैं कुछ कर नहीं पाया तो तुम मुझे पसंद नहीं करोगी, इसलिए मैंने तुम्हें झूठ बोला। तो वैन भी कहती है कि मुझे लगा कि तुम सारा काम कर लोगे, इसलिए मैंने भी तुमसे झूठ बोल दी ताकि मैं तुम्हें परेशान ना करूं। और फिर दोनों एक दूसरे को हक करके रोए जा रहे होते हैं और शाओ इन लोग की हरकतें देखकर हंस रही होती है। फिर रात में यीफान शाओ को सुला देता है और यहाँ पर वैन अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। और फिर नेक्स्ट डे वो मीटिंग में अपने प्लान के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करती है जो कि सभी एम्प्लॉयज को पसंद आता है और क्लाइंट डिसाइड करती है कि वो यही प्लान यूज करेंगी। और फिर जिया वैन की तारीफ करती है और फिर जिया भी वैन की तारीफ करती है कि उसने प्रोजेक्ट का प्लान बहुत ही अच्छे से बनाई। और ये सब देखकर वो एम्प्लॉय बहुत ही चिढ़ रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैन इस बारे में यीफान को कॉल करके बता रही होती है कि मैंने प्रोजेक्ट जीत ली। तो यीफान उसके लिए खुश होता है और कहता है कि तुम इसी तरीके से मेहनत से काम करते रहना। फिर जिया को कुछ काम आ जाता है और वो तुरंत इसका कॉल कट कर देती है। फिर यीफान और शाओ टीवी में देखते हैं, उसी मेकअप प्रोडक्ट के बारे में टीवी में ऐड चल रहा होता है और शाओ ये देखकर वैन की तारीफ करती है कि मम्मी कितनी ज्यादा औसम है। तो यीफान से कहता है कि अब मम्मी इतना अच्छे से औसम वाला काम कर रही है तो हमें भी औसम बनना होगा ना। और फिर ये शाओ को लेकर बाहर खेलने के लिए आया होता है पर ये तो यहाँ पे रोने लग जाती है और यीफान से संभाल ही नहीं पा रहा होता है और कहता है कि लगता है तुम अपनी मम्मी को बहुत ही मिस कर रही हो। तभी यहाँ पर पास के अंकल आंटी शाओ और यीफान से बात करने लगते हैं और शाओ से पूछते हैं कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है। तो यीफान इन लोग को बताता है कि मेरी वाइफ काम पे गई है। तो ये अंकल शॉक होकर कहते हैं कि क्या तुम्हारी वाइफ काम पर गई है और तुम उसकी जगह यहाँ पर घर पे रहकर बच्चे संभाल रहे हो? तो यीफान कहता है कि मैं बच्चे संभाल रहा हूँ तो इसमें क्या गलत है। तो ये दोनों अंकल आंटी कहते हैं कि तुम इतने बड़े मैन हो गए हो और बच्चे संभालने का काम कर रहे हो और वो भी तुमसे हो नहीं रहा है, तुम तो बच्चे को रुला रहे हो। तुम्हें तो बाहर जाकर पैसे कमाने का काम करना चाहिए था। तुम कैसे हस्बैंड हो जो अपनी वाइफ को बाहर काम करने के लिए भेज रहे हो? और ये दोनों इसके ऊपर हंसे जा रहे होते हैं। तो शाह को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो चिल्लाने लगती है। तो ये दोनों अंकल आंटी कहते हैं कि कितनी बदतमीज बच्ची है, तुम इसको बिल्कुल भी अच्छे से एजुकेट नहीं कर पा रहे हो और ये सब बदतमीजी सिखा रहे हो। तो यीफान जल्दी से शाह को उठा लेता है और इन लोगों से कहता है कि मैंने अपनी बेटी को कुछ बुरी चीजें नहीं सिखाया हूँ, लेकिन हाँ आप लोगों को सीखने की ज्यादा जरूरत है कि इस नई दुनिया में कैसे जिया जाता है। आज के जमाने में आदमी और औरत इक्वल होते हैं और एक आदमी भी घर पे रहकर बच्चों को संभाल सकता है और एक औरत बाहर जाकर अपना करियर संभाल सकती है। ये सब बोलते हुए यीफान शाओ को लेकर पार्क में आ जाता है और वो शाओ से कहता है कि तुम ध्यान से खेलना, इधर उधर गिरना मत। तभी शाओ झूला झूलते हुए एक बच्ची को रुला देती है और यीफान जल्दी से उस बच्ची के पास जाता है जो कि रोने लगती है और उसका डैडी यहाँ पर आकर पूछता है कि मेरी बच्ची को किसने परेशान किया। और फिर ये यीफान से कहता है कि आखिर तुमने मेरी बेटी को रुलाया कैसे। तो यीफान इसे कहने लगता है कि देखो तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया। पर ये आदमी को इस पर बिलीव नहीं होता और ये यीफान को पंच मारने जा रहा होता है, पर तभी इसकी बेटी रोने लगती है। तो ये उसे संभालता है और कहता है कि लाओ मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देता हूँ। तभी यीफान से पूछता है कि क्या तुम भी बेबी डैडी हो। तो ये से पूछता है कि क्या तुम्हें से कोई प्रॉब्लम है। तो यीफान कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं भी डैडी हूँ। फिर दोनों ही बच्चों को खेलता हुआ छोड़कर दोनों डैडी यहाँ पर उन लोग के ऊपर नजर रख रहे होते हैं और फिर दोनों ही एक दूसरे को अपने बारे में बताते हुए अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। यीफान इससे पूछता है कि तुम्हारी बॉडी तो एकदम फिट दिख रही है, आखिर तुम डैडी कैसे बन गए। तो ये से बताता है कि मैं फिटनेस सेंटर चलाता था पर मेरा बिजनेस खराब हो गया और मेरी वाइफ का करियर अच्छा चल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं घर पे रहकर घर का काम करूंगा और अपनी बेटी को संभालूंगा। और फिर यीफान भी इसे अपने बारे में बताता है कि मेरी वाइफ का करियर भी बहुत ही अच्छा चल रहा था पर फिर वो बीमार हो गई तो वो इतने सालों से काम नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूँ वापस अपने करियर पे ध्यान देने के लिए। और वैसे ही मेरा पहली बार है कि मैं किसी नैनी से मिल रहा हूँ। तो ये कहता है कि लगता है तुम्हें पता नहीं है, हमारे कम्युनिटी में और भी कुछ नैनीज हैं। तो ये सुनकर तो यीफान सरप्राइज होता है। तो ये कहता है कि रुको मैं उन सभी को तुमसे मिलवाता हूँ। और फिर ये अपने सारे फ्रेंड को कॉल करके कहता है कि यहाँ पर आओ, मैं तुम लोगों के नए फ्रेंड से मिलवाता हूँ। और फिर बारी बारी सभी डैडी अपने बेबीज को लेकर यहाँ पर आ जाते हैं और ये बंदा यीफान को इन सभी के बारे में बताता है। यहाँ पर इन सभी का अलग अलग प्रोफेशन होता है पर सभी लोग अपनी वाइफ के लिए अपना काम छोड़कर घर पे बेबी की केयर कर रहे होते हैं। और इनमें से एक बंदा तो यीफान की तरह एक कंपनी का सीईओ होता है और यीफान इन सभी का ही बहुत ही अच्छा फ्रेंड बन जाता है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग अपने ग्रुप में इसे भी ले लेंगे। और फिर यहाँ दूसरी तरफ वैन को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी की तरफ से एक क्लाइंट से मिलने गई होती है
और वो इसे अपनी कंपनी के स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रही होती है। तभी क्लाइंट वैन की तारीफ करने लगता है कि मिस आप 30 साल की हैं लेकिन आपकी स्किन तो बहुत ही अच्छी है, और वैसे मेरी वाइफ आपसे यंग है लेकिन वो आपके जितनी ज़्यादा अच्छी नहीं। तो वैन इसे प्रोडक्ट दिखाने लगती है और कहती है कि आप भी अपनी वाइफ को ये यूज़ करने के लिए दे दो। पर ये क्लाइंट तो इन सारे मेकअप प्रोडक्ट पे ध्यान देने के बजाय वैन पे ध्यान दे रहा होता है और इसे टच करने लगता है, तो वैन इसे दूर करती है। और तभी यहाँ वैन का राइवल एम्प्लॉय इसे देख लेता है और वो इन दोनों की फोटोज लेकर सोचता है कि अब वो वैन से बदला लेगा, और फिर ये बंदा इस फोटो को इरफान को भेज देता है। और ये फोटो देखने के बाद ये शॉक होकर जल्दी से वैन को कॉल करने लगता है। और यहाँ पर ये क्लाइंट तो वैन को परेशान कर रहा होता है और उसे कहता है कि तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, हम इस बारे में अच्छे से बात कर सकते हैं। वैन इसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। और फिर वैन देख लेती है कि यीफान का कॉल आ रहा है, तो ये चुपके से उसका कॉल चालू करके फोन छुपा देती है। और फिर यीफान यहाँ कॉल की बातें सुनने लगता है। ये क्लाइंट वैन से कह रहा होता है कि लगता है तुम्हारा हस्बैंड किसी काम का नहीं है, वो खुद घर में बैठकर अपनी हाउस वाइफ को बाहर काम करने के लिए भेज रहे हैं। तो वैन से चिल्लाती है कि तुम मेरे हस्बैंड के बारे में बुराई मत करो, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पर इस बंदे को तो विश्वास ही नहीं होता और ये वैन से कहता है कि अपने हस्बैंड को कवर अप मत करो, मुझे पता है कि तुम्हारी लाइफ कितनी ज्यादा हार्ड चल रही होगी, तुम्हें घर जाकर अपने बच्चे की भी केयर करनी पड़ रही होगी और यहाँ पर आकर पैसे भी कमाने पड़ रहे होंगे, और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी फैमिली खराब नहीं करूंगा, इसलिए तुम चुपचाप मेरी बात मान लो, फिर मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट का कमीशन भी दिलवाऊंगा। फिर यहाँ कॉल पर सारी बातें सुनते हुए यीफान समझ जाता है कि लगता है वाइफ ने जानबूझ के मेरा कॉल उठाई है ताकि मैं उसकी हेल्प करने जाऊँ, यानी मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं शाओ को ऐसे घर पे अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकता। फिर ये सोचने पड़ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और फिर से याद आता है और ये जल्दी से अपने सारे फ्रेंड्स लोग को मैसेज करके बुलाता है कि डैडीज मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। फिर ये सारे तुरंत इसकी हेल्प करने के लिए निकल जाते हैं और ये लोग उस होटल पहुंचते हैं जहाँ पर वैन क्लाइंट से मिलने आई हुई थी। यहाँ पर यीफान इन लोग को समझाता है कि ये मेंबरशिप कार्ड वाला होटल है, हमें यहाँ इतनी आसानी से एंट्री नहीं मिलेगी, तो हमें कुछ करना होगा। फिर इनमें से एक बंदा स्टाफ को रोकने का प्लान बनाता है और वो इस मेकअप प्रोडक्ट को दिखाते हुए कहने लगता है कि ये मुझे बाहर मिला, क्या कोई गेस्ट भूल के चला गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गिफ्ट लगता है, तो क्यों ना आप चेक कर लो। फिर स्टाफ लिस्ट चेक करने लगती है और ये पीछे से इन लोग को इशारा करता है और ये सभी चुपके से अंदर भाग जाते हैं। और फिर लोग वो रूम को तोड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं और इरफान का जो कोच वाला फ्रेंड होता है वो जल्दी से जाकर इस क्लाइंट को पकड़ लेता है और कहता है कि अच्छा तो तुम मेरी ब्रदर की वाइफ को परेशान करोगे। और यहाँ पर वैन जल्दी से इरफान के पास जाकर उसे हक कर लेती है और ये क्लाइंट इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता, कहता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने ऐसा कुछ किया। तो ये बंदा इसे वही फोटो दिखाता है और कहता है कि अब तुम्हें और कुछ प्रूफ चाहिए, पर ये क्लाइंट तो फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं होता और कहता है कि कुछ गलत फहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया बल्कि ये मुझे सेड्यूस कर रही थी। आप लोग ही सोचो कि आप लोग के आते ही आप लोग के पास कैसे भाग कर चलेगी। तो वैन इसे कहती है कि हाँ तुमने सही सोचा, मैं एक्टिंग कर रही थी। और फिर वो इसकी रिकॉर्डिंग सुनाती है और कहती है कि मैंने तुम जैसे बहुत से लोगों को देख चुकी हूँ। और फिर यहाँ पर यीफान के दोनों फ्रेंड इस क्लाइंट से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुमने जो हरकत कर रहे हो ना, इसके लिए तुम्हें कितने सालों की जेल हो जाएगी। फिर ये क्लाइंट तो शौक रह जाता है कि अब वो गया। और यहाँ पर यीफान वैन से बताता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे और भी फ्रेंड्स मिल गए हैं, तो यही वो सारे मेरे डैडी ग्रुप के फ्रेंड है। तो वैन इन सभी से थैंक यू कहती है, तो ये लोग कहते हैं कि थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, हम डैड्स को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। फिर वैन को याद आता है और वो यीफान से पूछती है कि शाह कहाँ पर है, तुम तो यहाँ पर हो, क्या तुम उसे अकेला घर पे छोड़ के आ गए। तो ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, और फिर ये वैन को जल्दी से कार के पास लाता है और दिखाता है कि उसका एक डैडी फ्रेंड कार में उसकी बेटी का ख्याल रख रहा था। फिर ये सब देखकर वैन बहुत ही इम्प्रेस होती है और फिर इस तरीके से इन लोगों की लाइफ बहुत ही अच्छी चलने लगती है। और अब तो रोज खाना बनाते हुए यीफान ने अच्छी कुकिंग भी सीख लिया होता है और वो सारी डिशेस बनाने के बाद टेबल पे सर्व कर देता है। और ये सब उसके शेफ वाले डैडी फ्रेंड ने सिखाया होता है, वो इसे मैसेज करके सब बता देता है। तो यीफान इसे मैसेज करके बताता है कि अब तो मेरे लिए डैडी बनना और भी ज्यादा आसान हो चुका है। फिर वैन और शाह भी ये सारा ब्रेकफास्ट देकर बहुत ही खुश हो जाती है और शाह यीफान से कहती है कि डैडी आप तो बहुत ही ग्रेट हो। और यीफान वैन को बताता है कि मैंने तुम्हारा लंच भी रेडी कर चुका हूँ और अगली बार अगर तुम्हारे फ्रेंड्स को वापस मेरा बनाया हुआ खाना खाना होगा तो मुझे जरूर बताना। वैन बहुत ही खुश होती है और यीफान को थैंक यू कहती है। और फिर वैन यीफान को याद दिलाती है कि वैसे तुम आज रात के डिनर पार्टी के लिए भूलना मत। ये पूछता है कि वहाँ पे कौन कौन रहने वाले हैं, तो ये बताती है कि मेरी फ्रेंड और मेरे सारे कलीग्स, और तुम्हें बस इतना करना है कि बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप होके आना है और बहुत ही हैंडसम लगना है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यीफान वैन के सारे कलीग के साथ डिनर पार्टी के लिए गया होता है और तभी डिनर के बीच में वैन की फ्रेंड जिया उसे बाहर बात करने के लिए लेके जाती है।
और यहाँ पर बस यीफान के साथ वैन की कुछ फीमेल कलीग्स बचती है जो कि यीफान से उसकी तारीफ करने लगते हैं कि आप कितने अच्छे हो कि आपने अपनी वाइफ के करियर के लिए घर में बैठकर बेबी संभालने का काम चुन लिया। और यहाँ हमारे घर वाला तो एक कटोरा भी नहीं धुलता है, तो बेबी संभालना तो बहुत दूर की बात है। तभी एक फीमेल कलीग कहती है कि मेरे हस्बैंड को तो जब से प्रमोशन मिल गया है वो कभी मुझ पे ध्यान ही नहीं देता। तो दूसरी कहती है कि हाँ, सारे मैन ऐसे ही होते हैं, जब उन्हें सक्सेस मिल जाती है ना तो उन्हें उनकी वाइफ बस एक हेल्पर लगती है और कुछ भी नहीं। और यीफान इन लोग की बातें सुनते हुए सोचता है कि कहीं मेरी भी हालत इन लोगों की तरह तो नहीं हो जाएगी एक दिन। और ये लोग ये भी बातें कर रहे होते हैं कि जब भी अपने हस्बैंड से गुस्सा हो जाया करती है तो हस्बैंड इन लोगों को गिफ्ट लाया करता है इन लोग का मुंह बंद करने के लिए। ये सुनकर यीफान याद करने लगता है और वो फ्लैशबैक में चला जाता है और हम देखते हैं कि वैन रात में काफी लेट घर आई होती है, इसलिए यीफान से गुस्सा होता है और वो कहता है कि अब तो शाओ भी सो चुकी है, आखिर तुम इतना लेट कैसे हो गई। तो वैन से कहती है कि सॉरी, आज मैं काम में काफी ज्यादा बिजी हो गई थी, पर मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। और वो इसे वॉच गिफ्ट करती है जिसे देखने के बाद यीफान खुश हो जाता है और कहता है कि लेकिन ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव होगा ना। तो कहती है कि मेरे हस्बैंड के लिए क्या मैं इतना एक्सपेंसिव भी नहीं खरीद सकती। और फिर ये सारी चीजें याद करने के बाद ये सोचता है कि सेम इन्हीं लोग की तरह ही इसका मुंह बंद करने के लिए वो इसे गिफ्ट दिया कर रही थी। फिर नेक्स्ट डे वैन ऑफिस जाने के लिए जल्दी से तैयार होकर निकल रही होती है, तो ये फानी से कहता है कि कल रात भी तुम काफी लेट घर आई थी और इतनी जल्दी क्यों जा रही हो। तो वैन बताती है कि अभी हमारी कंपनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके लिए मुझे जल्दी जाना ही पड़ेगा। तो ये कहता है कि कम से कम ब्रेकफास्ट तो करके ही जाना, पर ये नहीं मानती है, कहती है कि मेरे पास इतना सा भी टाइम नहीं है और वो जल्दी से निकल जाती है। फिर ये फान उन्हीं लड़कियों की बात याद करता है, वो लोग कह रही थी कि बस उनका हस्बैंड को एक बार सक्सेस मिल जाती है तो वो अपनी वाइफ को बस एक हेल्पर समझते हैं। अब ये सारी चीजें सोचने के बाद यीफान खुद को समझाता है कि नहीं, मेरी वैन ऐसे बिल्कुल नहीं बन सकती है। दूसरी तरफ हम यहाँ कंपनी में वैन को देखते हैं जो कि अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। तभी यहाँ पर वही एम्प्लॉय आकर इसे कहने लगता है कि तुम्हारा प्लान कितना बकवास है और तुम्हें क्या लगता है कि इस बार का भी प्रोजेक्ट तुम्हें मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। तभी यहाँ पर जी आ जाती है और वो इस एम्प्लॉय की बातें सुनकर इस पर गुस्सा होती है और वो वैन से कहती है कि तुम मेरे साथ मैनेजर के साथ डिनर पे चलो। फिर इस बारे में जब वैन यीफान को कॉल करके बताती है कि वो डिनर पे नहीं आएगी तो वो गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि तुम अब तक कितनी बार डिनर मिस कर चुकी हो, क्या तुम्हें पता है कि शाओ तुम्हें रोज ही मिस करती है। वैन कहती है कि मैं जानबूझ के ऐसा नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अगली बार डिनर नहीं मिस करूंगी। तो यीफान से चिल्लाता है कि तुम बस प्रॉमिस करती हो और प्रॉमिस को पूरा नहीं करती हो। तो वैन कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में थोड़ा सोचना चाहिए ना, मैं ये सब काम की वजह से कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देती है और यहाँ पर शाओ वैन के लिए रोते हुए यीफान से कह रही होती है कि डैड, मैं मम्मी को बहुत ही मिस कर रही हूँ। फिर यहाँ हम देखते हैं कि जिया उस दूसरी कंपनी के मैनेजर को लेके आती है, जिसे देखते के साथ ही वैन इसे पहचान लेती है क्योंकि ये इसकी पिछली कंपनी का भी क्लाइंट था। यहाँ पर ये सभी साथ में डिनर पे जाते हैं और वैन को ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, पर जिया को कुछ काम पड़ जाता है तो उसे तुरंत ही यहाँ से निकलना पड़ता है। और मैनेजर जिया से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं वैन का घर जानता हूँ, मैं उसे छोड़ दूंगा। और यहाँ घर पे ये फान वैन को बहुत ही मिस कर रहा होता है और वो सोचता है कि लेकिन उसी ने तो सोचा था ना उसके करियर को सपोर्ट करने का, तो उसे आखिरी तक उसे सपोर्ट करना चाहिए। और फिर ये फान घर से बाहर जाकर वैन के घर आने का वेट कर रहा होता है और तभी ये देखता है कि सामने एक कार आई है। मैनेजर यहाँ वैन को छोड़ने आया होता है और वो इसे ड्रंक देखकर अपनी फीलिंग्स के बारे में इसे बताने लगता है। और यहाँ पर वैन तो ड्रंक हालत में भी यीफान के बारे में ही बात कर रही होती है और कहती है कि हस्बैंड मुझसे गुस्सा मत हो। तभी यहाँ पर यीफान जल्दी से कार का डोर खोल के वैन को कार से निकाल लेता है और ये मैनेजर इसे कहता है कि तुम जरूर वैन के हस्बैंड होंगे ना, एक्चुअली में आज वैन ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली। यीफान से बहुत ही जेलस होता है और कहता है कि अब तुमने मेरी वाइफ को छोड़ दिए ना तो तुम जा सकते हो। और वो जल्दी से वैन को उठा के घर लेके जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वैन की नींद खुलती है तो इसे यीफान का मैसेज आता है, वो इसे कहता है कि मैं शाओ को लेकर अपनी मॉम के घर गया हूँ। फिर वैन ये मैसेज देखने के बाद परेशान हो रही होती है और वो यीफान को कॉल करने लगती है, पर वो इसका कॉल नहीं उठाता। और फिर ये यीफान से मिलने के लिए निकल रही होती है, पर तभी इसे जिया की कॉल आ जाती है जो कि इसे तुरंत ही कंपनी में आने का कहती है। दूसरी तरफ यीफान अपनी मॉम के घर पे होता है और यहाँ पर इसे वैन का मैसेज आता है, वो इसे कहती है कि हम दोनों को साथ में बैठकर बात करने की जरूरत है। यीफान इन सब चीजों के बारे में अपनी मॉम को बताता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं था कि वो ऐसी बन जाएगी। तो इसकी मॉम इसे याद दिलाती है कि पहले तुम भी तो ऐसे ही थे ना, जब तुम्हें भी कंपनी में बहुत ज्यादा काम पड़ रहा था तो तुम शाओ और वैन की बिल्कुल फिक्र नहीं कर रहे थे और कंपनी में रहकर ओवर टाइम वर्क कर रहे थे, तो आज वही वो भी सेम कर रही है तो तुम्हें बहुत ही फर्क पड़ रहा है। फिर यीफान को अपनी मॉम की बातें सुनने के बाद समझ आता है कि वो गलत था। दूसरी तरफ कंपनी में मैनेजर फिर से ही वैन से मिलने आया होता है और वो उसे बताता है कि कल उसी ने उसको घर छोड़ा था। ये जाने के बाद वैन समझ जाती है कि यीफान इसे क्यों गुस्सा है। फिर वैन जल्दी से कंपनी से निकलकर घर पहुंचती है और देखती है कि यीफान ने तो इसके लिए कैंडल लाइट डिनर प्रिपेयर करके रखा होता है।
वो इसे कहता है कि तुम थक गई होगी ना, तो जल्दी से बैठ जाओ, हम लोग डिनर करते हैं और फिर उसके बाद तुम जल्दी से सो जाना। पर वैन तो रोने लग जाती है और ये फन को हक करके उसे सॉरी कहती है। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ। फिर वैन पूछती है कि शाओ कहाँ पर है। तो ये कहता है कि शाओ कुछ दिनों के लिए मेरी मॉम के साथ रहेगी, ताकि हम दोनों साथ में अकेले यहाँ अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। तो वैन खुश होकर वापस से इसे हक कर लेती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।